एनसीईआरटी के कंटेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम्स के नाम बताएं हम तो बीपीएससी। बीपीएससी में आजकल अक्सर कंटेंट जो है वो आपके एनसीईआरटी से उठा के डाला जाता है। जैसे बीएसएससी हो गया, उसके बाद ढेर सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम आपको, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इन सभी एग्जाम में जो आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ऑन होता है। तो आपको लगता है कि यहाँ क्वेश्चन जो है वो 9-10 के था ही नहीं, और मैं आपको उम्मीद दिलवाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे बात को मान लें और इस वीडियो को देख करके बढ़िया से समझ समझ के कंटेंट अगर अपना आप तैयार कर लेते हो, तो उम्मीद रखिए कि आपके एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर का नहीं होगा। तो चलिए हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आपके टॉपिक्स को। और आज मैं आपको 9th क्लास के जो अपवाह तंत्र है उस चैप्टर को मैं कवर करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अपवाह जो है, अपवाह, साथ ही साथ मैं ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछते चला जाऊंगा इस चैप्टर से। तो पूरा वीडियो को देखिए और अपने सहपाठियों के पास भी शेयर करिएगा। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र को देखिएगा तो आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में जो निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र या किसी महासागर में होता है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी उच्च क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों के एक दूसरे को अलग करती है। इस प्रकार उच्च भूमि का जल विभाजक कहते हैं। तो विश्व का अगर क्या आप जानते हैं, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को ही ध्यान में रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी जो है वो कौन सा है? अमेजन नदी की है। ध्यान रखना इस बात को। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि अपवाह तंत्र क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि अपवाह तंत्र क्या है, तो अपवाह आप समझ गए होंगे कि अपवाह क्या होता है। अपवाह तंत्र का मतलब क्या हो गया, वो समझ में आ गया आपको कि अपवाह तंत्र का अर्थ है, इस बात पर निर्भर करता है, यदि आप अपवाह तंत्र के बारे में आप समझेंगे, जैसे नालियां हो गया, अगर आप बात करेंगे कि कोई भी अपवाह तंत्र का मतलब क्या, कि कोई भी पानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का जो तंत्र होता है उसी को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जल निकासी वाली नालियां भी हो सकती है, सीवेज सिस्टम वाला हो सकता है, स्टॉर्म वाटर वाला ड्रेनेज हो सकता है। तो जो भी, मतलब कोई भी प्राकृतिक अपवाह तंत्र हो सकता है। तो प्राकृतिक अपवाह तंत्र में क्या सब है, जो नदियों की पानी होती है, झरने की होती है, वर्षा का पानी होता है, वो सब जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं उसी को अपवाह तंत्र। अब विश्व का सबसे बड़ा जो अपवाह द्रोणी जो है वो है अमेजन। भारत में किस नदी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ी है। तो अगर हम बात करें कि अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी की अगर बात हम करें तो वह है आपका गंगा नदी। कौन सा? गंगा नदी का जो अपवाह द्रोणी है भारत में सबसे बड़ी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि गंगा अपवाह की द्रोणी की बात हम करें तो भारत में इसका लगभग 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है वो क्षेत्र है। यह गंगा नदी जो है, गंगा जो है वह भारत, नेपाल और बांग्लादेश तक ये फैला हुआ है। यह अपवाह द्रोणी उत्तर भारत, बात समझ में आ गया आपको? उत्तर भारत, जो बिहार, यूपी, इन सब साइड की बात कर रहा हूं, जो यह अपवाह तंत्र उत्तर भारत के सबसे हिस्से को
कवर करती है। जिसमें कौन सा हो गया भाई, अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें गंगा का तो उत्तराखंड, उसके बाद आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों से होकर के बिहार में ये नदियां बहती है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो है आपका गोदावरी। तो गोदावरी का लगभग 3.1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं पर ब्रह्मपुत्रा की अगर हम बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्रा का 2.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। कृष्णा की अगर बात करोगे 2.6 है। यानी मैंने पहला बात क्या कहा आपको, गंगा, गंगा पहले स्थान। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें अपवाह द्रोणिका क्षेत्रफल की तो वो हो गया आपका गोदावरी। तीसरे नदी की बात हम करें तो ब्रह्मपुत्रा, और चौथा की बात करें तो वो हो गया आपका कृष्णा। अब पांचवी की अगर बात करें तो उसके बाद नर्मदा। तो ये सब सारी माही, ताप्ती, ये सब बहुत ही कम है। ठीक है, तो यहां तक पॉइंट आपको समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण, देखो भारत में अपवाह तंत्र, टॉपिक क्या है आपको ध्यान देना है, भारत में अपवाह तंत्र। ठीक है, तो भारत में अगर हम बात करें, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक आपको अगर हम बात करें तो हिमालय नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां जो होती है वो 12 मासी होती है, ध्यान रखना, अधिकतर नदियां, इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से जो पिघलने वाली हिम होती है, बर्फ होती है, वो भी जल प्राप्त होता है। और हिमालय की दो मुख्य नदियां जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र पर्वतीय श्रृंखला के उत्तर भाग से निकलती है। ठीक है, इन नदियों के पर्वतों को काटकर गार गार्जों का निर्माण किया जाता है। हिमालय की नदियां उनसे अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर के समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। यह अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन करता है, अपरदन मतलब मिट्टी को उखाड़ता है। ठीक है, तो गार्ज आप समझ गए होंगे कि देख सकते हैं कि ये दो पहाड़ पर्वत हैं और इनके जो बीच वाले स्थान से जो आपको गार्ज का निर्माण होता है जहां से नदियां निकलती है। अब ध्यान दो, ऊपरी भाग हो गया नदियों का, ये बीच वाला पार्ट हो गया, और ये हम क्या कहेंगे, जो बीच बीच में नदियां टाइप का बन जाता है, सब टाइप का, उसको गोखुर झील कहते हैं, गोखुर। और निचला वाला भाग सबसे नीचे वाला पर्वत हो गया, और विसर्प जो ये सांप के टाइप में बनता है निर्माण, ठीक ना, इसको विसर्प कहेंगे। क्लियर? अब ध्यान दो, इस पॉइंट सबको आपको समझना जरूरी है। बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती है और किसी नदी अथवा किसी सहायक नदियों के नदी तंत्र कहा जाता है। जब कोई बड़ी नदियों में आकर के छोटे छोटे नदियां मिल जाती है तो ये किस चीज का निर्माण कर देता है, तो वो आपको एक नदी तंत्र का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो हमने समझा कि हिमालयी जो अपवाह तंत्र है, हिमालयन जो ड्रेन एज सिस्टम है, ये मुख्यतः कहाँ कहाँ से इसमें पानी, तो ये बर्फ से पिघलकर जल और वर्षा पर आधारित होती है। यह नदियां जो भी होगी इसमें 12 मासी होती है। ये नदियां बहुत लंबी होती है, ठीक है, और बहुत दूर तक बहती है। भूमि का कटाव इसमें ज्यादा होता है। तो प्रमुख अगर हिमालय नदियों की बात हम करें तो आपका हो गया गंगा, ठीक है, और गंगा में अगर हम सहायक नदी की बात करें तो जैसे आपको यमुना, गंगा का सहायक नदी हो गया आपका यमुना, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी, ये सब इनके सहायक नदियां हैं। दूसरा नदी अगर हम बात करें हिमालय से निकलने वाली तो दूसरा आपको हो गया यमुना, और यमुना हो गया आपका यमुनेत्री से निकलती है, मतलब यूके से, उत्तराखंड से। उसके बाद इसकी सहायक नदी की बात करें तो ध्यान रखिएगा चंबल नदी, बेतवा हो गया, आपका केन हो गया। क्या क्या हो गया, चंबल से निकलने वाली अगर हम बात कर लें तो ये आपको मैंने बताया, आपको क्या क्या बता दिया, चंबल, बेतवा और केन इंपॉर्टेंट हो गया। ये तीनों यमुना नदी की सहायक नदी हैं।
वहीं पे अगर हम बात करें एक दो और नदी जो हिमालय से निकलती है, जैसे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तो ब्रह्मपुत्र मानसरोवर जो है वो तिब्बत वाले पार्ट से, आपको चीन वाले साइड में जो तिब्बत वाला पार्ट है उनसे निकलता है। और इसमें दिहांग, लोहित और दिहांग दिहांग लोहित और आपका सुवनगिरी, ये सभी इसके सहायक नदियां हैं। वहीं सिंधु नदी की बात करें तो ये भी आपको तिब्बत से निकलती है और मानसरोवर झील से ही निकलती है। इसमें आपको झेलम मिलती है, चेनाब मिलती है, रावी मिलती है और ब्यास और सतलज, ये पांचों को आपको दिमाग में रखना है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों की पार्ट का बात आ गया तो थोड़ा मैं समझा दूं आपको। प्रायद्वीपीय नदियां, ध्यान देना यहाँ पर है प्रायद्वीपीय। ये देखिए ये वाला साइड हो गया सारा का सारा आपका हिमालय से निकलने वाली बात। यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियों की अगर हम बात कर लें तो प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है, ये आपका जो नदियां होती है वो मुख्यतः वर्षा जल पर आधारित होती है। वर्षा होगी तो फिर ये नदियां चलती है। ये नदियां जो है वो ऋतु पर आधारित होती है। मानसून में जल प्रवाह होती है तो उसी से ये नदियां बहती रहती है। ये नदियां अधिक अपेक्षाकृत पुरानी और बहाव धीमा इसमें होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा नदियां हैं? तो पहला आपका हो गया गोदावरी। कौन सा नदियां? आपका जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये हो गया आपका गोदावरी नदियां हो गया। उसके बाद आपका कृष्णा नदियां हो गया। कृष्णा आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला मैंने कहा गोदावरी, दूसरा मैंने कहा आपको कृष्णा, तीसरा मैंने कहा कावेरी। ठीक है, कावेरी हो गया, कावेरी ये आपको दिख जाएगा कावेरी, यहाँ पर कावेरी दिख रहा होगा। दूसरा आपका कृष्णा, तीसरा आपका गोदावरी। तो ये तीन नदियां हो गया। नर्मदा हो गया आपको, तो नर्मदा नदियां आपको यहीं पर मिल जाएगा। नर्मदा हो गया यहाँ पर आपको, ये आ गया नर्मदा। और इसके बाद तापी और एक और होगा माही। तो ये सारे के सारे नदियां जो हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? आपका ये आपका प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, चलिए इतना दूर में ही सारी नदियां हैं, इस चीज को ध्यान से देख लेना। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि गोदावरी नदियां जो है वो निकलती कहाँ से हैं। तो अगर हम गोदावरी नदियों की बात करें, गोदावरी नदियों की बात करें तो ये आपका गोदावरी नदियां आपको यहाँ पर आपको नासिक जो महाराष्ट्र है यहाँ से निकलती है। और ये सारे नदियां, ये बंगाल की खाड़ी है इसमें जाके गिरती है। कृष्णा नदियां की बात करें नदियों की तो ये भी आपको महाबालेश्वर, क्या नाम है, महाबालेश्वर की यहाँ से निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। वहीं पे अगर हम बात करें कावेरी नदियों की तो कावेरी नदी जो होता है, कावेरी नदी आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कावेरी नदी, और ये आपका कर्नाटक, कर्नाटक के जो ताल कावेरी नामक स्थान से निकलती है और ये भी आपको जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब जो है वो आपका है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी आप देख सकते हो इसका इधर से इधर झुकाव है, यानी अरब सागर में जाके गिरेगा। और नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से ये निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। वहीं पे ताप्ती नदी जो है ये भी आपका सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश में और ये आपको अरब सागर में जाके गिरती है। माही की बात करें तो मध्य एशिया से ही निकलती है और ये भी आपको जो माही नदी होती है ये भी आपको अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो हमने सभी नदियों के बारे में साथ ही साथ जो हैं वो इन सब के बारे में बता दिया, कौन सी नदियां कौन है क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपको पढ़ना क्या है, तो ये बात करेंगे हिमालय की नदियों के बारे में। अगर हम बात करें टॉपिक है आपका हिमालय की नदियां। तो हिमालय की नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो सिंधु, हिमालय से मैंने बात कर लिया। इसके अंतर्गत मैंने बताया भी आपको, सिंधु हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी और अनेक महत्वपूर्ण एवं एवं बड़ी सहायक नदियों के आकर के उसमें मिलती है। सिंधु नदी सबसे पहले बात हम करेंगे। तो सिंधु नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा हम चले जाएंगे पुनः, ये ध्यान रखना सिंधु नदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये आ जाएंगे आपको सिंधु नदी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे
सिंधु नदी से रिलेटेड अगर हम बात करें, हर एक फैक्ट को समझेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिंधु नदी के बारे में हम लोगों को समझना है, और उनसे निकलने वाले कौन कौन उसमें नदियां मिलती है, उसमें क्या क्या चीज बनाता है, सारे चीजों की जानकारी हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो सिंधु नदी, चलिए हम बात कर रहे हैं इंडस रिवर। इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, आपको मैं समझा दूं फिगर में तो ज्यादा बेहतर होगा। ये आपका सिंधु नदी, इसको इंग्लिश में हम इंडस भी नदी कहते हैं, इंडस नदी भी आप कहा जाता है। ठीक है, सिंधु नदी में। तो ये आपको सबसे पहले ये समझना है कि निकलता कहाँ से। ये आपका तिब्बत से, कहाँ से निकलता है, तिब्बत से निकलता है। तिब्बत में मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से निकलती है। कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील, मतलब कैलाश पर्वत के निकट ही मानसरोवर झील से निकलती है। भारत में ये प्रवेश कहाँ करती है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में आपको ये लद्दाख में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है, भारत में ये आपको लद्दाख में, कहाँ प्रवेश करती है, लद्दाख में। बहाव की दिशा की बात हम करें तो ये आपको इधर से इधर की ओर जाती है, यानी ये कहाँ, ये उत्तर हो गया ऊपर वाला, ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम जाती है। ठीक है, और ये गिरती कहाँ है पानी भाई, ये आपको पानी गिरती है कहाँ पे, अरब सागर पाकिस्तान में पास। और इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया 3180 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में अगर इसकी बात करें, भारत में इसकी लंबाई कितनी है, ये भी आपको क्वेश्चन फैक्ट पूछा जाएगा, लद्दाख से लेकर के यहाँ तक। तो भारत में अगर इसकी बात करें तो 1114 किलोमीटर ये आपको टोटल इसका डिस्टेंस है। सिंधु नदी की अगर पाथ की बात करें तो तिब्बत से निकल करके ये लद्दाख में प्रवेश करती है। भारत में ये लेह, अस्क्रुद, गिलगित, बाल्गिस्तान, ये आपको कहाँ कहाँ से, आपको लद्दाख, लद्दाख में लेह, अस्क्रुद और गिलगित और बालिस्तान, यहाँ से होते हुए क्षेत्रों से गिरती है। फिर यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और वहाँ बहती हुई कराची के पास, ये कराची के पास आकर के, कराची के पास आकर के ये आपको कहाँ, अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। अब इसमें जो मिलने वाली नदियां हैं कुछ, जो ये हो गया लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से हम अगर बात करें हम, तो ये आपको जो दाएं साइड से ये नदियां जितनी भी है ये सभी दाएं साइड से जो मिलती है, इसमें कौन कौन सी है, पहला है झेलम, कौन सा नदी, झेलम। तो ये नदियां, झेलम नदियां जो हैं, झेलम नदियों की बात अगर हम करें तो झेलम नदियां श्रीनगर से निकलती है। ये नदियां आपको कहाँ से, श्रीनगर। सबसे पहले टॉपिक आप दीजिएगा झेलम, क्या देंगे आप, झेलम। और झेलम के बारे में आप लिख लोगे कि झेलम नदी जो है ये श्रीनगर से बहती है, श्रीनगर से बहती है और डल झील से जुड़ी हुई है, जुड़ी है और पाकिस्तान में चेनाब में मिल जाती है। पाकिस्तान में जाकर के ये झेलम नदी जो है